हाँ दोस्तों, आज की कहानी है बहू की सूजी आंख देखकर ससुर को समझ आई अपनी हैवानियत। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगता है रात में संजय ने फिर बहू पर हाथ उठाया। मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती। बहू की सूजी आंखें और शरीर पर पड़े नीले निशान देखकर मेरा दिल कहाँ उठता है। मैं कसमसा उठता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। काश रीमा होती और अपने बेटे को समझाती, पर रीमा को तो मैंने अपनी ही गलतियों से खो दिया है। यह सोचते सोचते मेरे दिमाग की नसें फटने लगी है। मैं अपने आप से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं भाग सकता, क्योंकि नियति द्वारा मेरे लिए सजा तय की गई है कि मैं पछतावे की आग में धीरे धीरे जलूं। अंतरा, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। कुछ मंगाना है तो? नहीं पापा जी, आप हो आइए। मैं चल पड़ा, यह सोचकर कि कुछ देर बाहर निकलने से शायद मेरा मन थोड़ा बहल जाए, लेकिन बाहर निकलते ही मेरा मन अतीत के गहराइयों में भटकने लगा। मुझसे जबान लड़ाती है। एक भद्दी सी गाली देकर मैंने उस पर अपना क्रोध बरसा दिया। आह, प्लीज मत मारो मुझे, मेरे बच्चे को लग जाएगी, दया करो। मैंने आखिर किया क्या है? उसने झुककर अपनी पीठ पर मेरा वार सहन करते हुए कहा। कोख में पल रहे बच्चे पर वह आंच नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मैं कम क्रूर नहीं था। बालों से पकड़ते हुए उसे घसीटकर हॉल में ले आया और अपनी बेल्ट निकाल ली। बेल्ट का पहला वार होते ही जोरों की चीख खामोशी में तब्दील होती चली गई। वह बेहोश हो चुकी थी। पागल हो गया है क्या? अरे, उसके पेट में तेरी औलाद है। अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ किसी बहाने से उसे मेरे गुस्से से बचाना चाहती थी। कह देना इसे, भाड़े पर लड़कियां लाऊं या बियर बार जाऊं, यह मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करे, वरना अगली बार जान से मार दूंगा। कहते हुए मैंने 2 साल के नन्हे संजय को धक्का दिया, जो अपनी माँ को मार खाते देख सहमा हुआ सा एक तरफ खड़ा था। फिर गाड़ी उठाई और निकल पड़ा अपनी आवारागर्दी की राह। उस पूरी रात मैं नशे में चूर रहा। सुबह के 6 बज रहे होंगे कि पापा के एक कॉल ने मेरी शराब का सारा नशा उतार दिया। कहाँ है तू? कब से फोन लगा रहा हूँ। रीमा ने फांसी लगा ली है, तुरंत आ। जैसे तैसे घर पहुँचा तो हताश पापा सिर पर हाथ धरे अंदर सीढ़ियों पर बैठे थे और माँ नन्हे संजय को चुप कराने की बेहिसाब कोशिश कर रही थी। अपने बेडरूम का नजारा देख मेरी सांसें रुक सी गई। बेजान रीमा पंखे से लटकी हुई थी। मुझे काटो तो खून नहीं। माँ पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रीमा ने अपने साथ अपनी कोख में पल रहे मेरे अंश को भी खत्म कर लिया था, पर इतने खौफनाक माहौल में भी मेरा शातिर दिमाग काम कर रहा था। इधर उधर खूब ढूंढने के बाद भी रीमा की लिखी कोई आखिरी चिट्ठी मुझे नहीं मिली। पुलिस को देने के लिए हमने एक ही बयान को बार बार दोहराया कि माँ की बीमारी के चलते उसे मायके जाने से मना किया, तो जिद्द व गुस्से में आकर उसने आत्महत्या कर ली। वैसे भी मेरी माँ का सीधापन पूरी कॉलोनी में मशहूर था, जिसका फायदा मुझे इस केस में बहुत मिला। कुछ दिन मुझे जरूर लॉकअप में रहना पड़ा, लेकिन बाद में सबको दे दिलाकर इस मामले को खत्म करने में हमने सफलता पाई, क्योंकि रीमा के मायके में उसकी खैर खबर लेने वाला एक शराबी भाई ही था, जिसे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने में कोई खास रुचि नहीं थी। थोड़ी परेशानी से ही सही, लेकिन 8 से 10 महीने में केस रफा दफा हो गया। पर मेरे जैसा आशिक मिजाज व्यक्ति ऐसे समय में भी कहाँ चुप बैठने वाला था। इस बीच मेरी रासलीला मेरे एक दोस्त की बहन लिली से शुरू हो गई। लिली का साथ मुझे खूब भाने लगा, क्योंकि वह भी मेरी तरह बिंदास थी। रीमा की मौत के 1.5 साल के भीतर ही हमने शादी कर ली।
वह तो शादी के बाद पता चला कि मैं शेर तो वह सवा शेर है। शादी होते ही उसने मुझे सीधे अपनी अंटी में ले लिया। बदतमीज, आवारगी, बदचलनी आदि गुणों में वह मुझसे कई बढ़कर निकली। मेरी परेशानियों की शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन मैंने रीमा समझकर उस पर पहली बार हाथ उठाया। मेरे उठे हाथ को हवा में ही थाम उसने ऐसा मरोड़ा कि मेरे मुंह से आह निकल गई। उसके बाद मैं कभी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत ना कर पाया। घर के बाहर बनी पुलिया पर आसपास के आवारा लड़कों के साथ बैठी वह सिगरेट की कस लगाती। जब तब कॉलोनी के लोगों को नजर आती। अपने दोस्तों के साथ कार में बाहर घूमने जाना उसका प्रिय सगल था। रात को वह शराब के नशे में धुत होकर घर आती और सो जाती। मैंने उसे अपने झांसे में लेने की कई नाकाम कोशिश की, लेकिन हर बार उसने मेरे वार का ऐसे प्रतिवार किया कि मैं बौखला गया। उसने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उससे उलझने की कोशिश की तो वह मुझे मरवा देगी या ऐसा फंसाएगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसके गदर से तभी तक बचा रहता जब तक कि उसके कामों में हस्तक्षेप न करता। तो इस तरह प्रकृति के न्याय के तहत मैंने जल्द ही वह काटा जो बोया था। घर की पूरी सत्ता पर मेरी जगह वह काबिज हो चुकी थी। शादी के साल भर बाद ही मुझ पर दबाव बनाकर उसने पापा से हमारे घर को भी अपने नाम करवा लिया और फिर हमारा मकान बेचकर उसने पौष कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदा और मुझे व संजय को अपने साथ ले गई। मेरे मम्मी पापा मेरी बहन यानी अपनी बेटी के घर में रहने को मजबूर थे। यह सब मेरी ही कारगुजारियों की अतिथि जो आज सब कुछ मेरे हाथ से मुट्ठी से निकली रेत की भांत फिसल चुकी थी। अपना मकान बिकने से हैरान परेशान पापा इस सदमे को न सहन कर पाने के कारण हार्ट अटैक के शिकार हो महीने भर में ही चल बसे। उनके जाने के बाद मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो गई। प्रकृति मेरे कर्मों की इतनी जल्दी और ऐसी सजा देगी मुझे मालूम ना था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी उसके क्रियाकलाप में कोई खास अंतर नहीं आया। इसी बीच 5 साल के हो चुके संजय को उसने पूरी तरह अपने अधिकार में ले लिया। उसके सानिध्य में पलता बढ़ता संजय भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ा। पढ़ाई लिखाई से उसका खास वास्ता था नहीं। जैसे तैसे 12वीं कर उसने छोटा मोटा बिजनेस कर लिया और अपनी जिंदगी पूरी तरह से उसी के हवाले कर दी। उन दोनों के सामने मेरी हैसियत वैसे भी कुछ नहीं थी। किसी समय अपनी मन मर्जी का मालिक मैं आज कल उनके हाथ की कठपुतली बन बस उनके रहमो करम पर जिंदा था। इसी रफ्तार से जिंदगी के कुछ और वर्ष बीत गए। इस बीच लिली एक भयानक बीमारी एड्स की चपेट में आ गई और अपने आप में गुमसुम पड़ी रहने लगी। अब घर की सत्ता मेरे बेटे संजय के हाथों में आ गई। हालांकि इस बदलाव का मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं था। हाँ, संजय की शादी होने पर उसकी पत्नी अंतरा के आने से अलबत्ता मुझे कुछ राहत जरूर हो गई, क्योंकि मेरी बहू भी रीमा जैसी ही एक नेक दिल इंसान थी। वह लिली की सेवा जी जान से करती और संजय को खुश करने की पूरी कोशिश भी, पर जिसकी रंगों में मेरे जैसे गिरे इंसान का लहू बह रहा हो उसे भला किसी की अच्छाई की कीमत का क्या पता चलता। साल भर पहले लिली ने अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त सच में मन से जैसे एक बोझ उतर गया और मेरा जीवन थोड़ा आसान हो गया। इस बीच संजय के अत्याचार अंतरा के प्रति बढ़ते जा रहे थे। लगभग रोज रात में संजय उसे पीटता और घर सुबह अपने चेहरे व शरीर की सूजन छिपाने की भरसक कोशिश करते हुए वह फिर से अपने काम पर लग जाती। कल रात भी संजय ने उस पर अपना गुस्सा निकाला था। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वह ये सब क्यों सहती है।
क्यों नहीं वह संजय को मुंहतोड़ जवाब देती? आखिर उसकी क्या मजबूरी है? तमाम बातें मेरे दिमाग में लगातार चलती। मेरा मन उसके लिए इसलिए भी परेशान रहता क्योंकि इतना सब कुछ सहकर भी वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता कि आखिर औरत एक ही समय में इतनी मजबूत और मजबूर कैसे हो सकती हैं। ऐसे वक्त पर मुझे रीमा की बहुत याद आती। अपने 4 वर्षों के वैवाहिक जीवन में मैंने एक पल भी उसे सुकून का नहीं दिया। शादी की पहली रात जब सजी हुई वह छुई मुई सी मेरे कमरे में दाखिल हुई थी तो मैंने पल भर में उसे बिस्तर पर घसीटकर उसके शरीर से खेलते हुए अपनी कामवासना शांत की थी। काश उस वक्त उसके रूप सौंदर्य को प्यार भरी नजरों से कुछ देर निहारा होता, तारीफ के 2 बोल बोले होते तो वह खुशी से अपना सर्वस्व मुझे सौंप देती। उस घर में आखिर वह मेरे लिए ही तो आई थी, पर मेरे लिए तो प्यार की परिभाषा शारीरिक भूख से ही होकर गुजरती थी। उस दौरान निकली उसकी दर्द भरी चीखों को मैंने अपनी जीत समझकर उसका मुंह अपने हाथों से दबाकर अपनी मनमानी की थी। वह रातों में मेरे दिल बहलाने का साधन मात्र थी। और फिर जब वह गर्भवती हुई तो मैंने दूसरों के साथ इश्क लड़ाने लगा क्योंकि वह मुझे वह सुख नहीं दे पा रही थी। वह मेरे लिए बेकार हो चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसा करने का हक था। आखिर मैं मर्द जो था, मेरी इस सोच ने मुझे कभी इंसान नहीं बनने दिया। हे प्रकृति, मुझे थोड़ी सी तो सद्बुद्धि देती। मैंने उसे चैन से एक सांस न लेने दी। अपनी गंदी हरकतों से सदा उसका दिल दुखाया। उसकी जिंदगी को मैंने वक्त से पहले खत्म कर दिया। उस दिन उसने आत्महत्या भी तो मेरे कारण ही की थी, क्योंकि उसे मेरे नाजायज संबंधों के बारे में पता चल गया था और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इस बारे में मुझसे पूछ बैठी थी। बदले में मैंने जी भर कर उसकी धुनाई की थी। ये सब पुरानी बातें दिमाग में घूमती रही और कब मैं घर लौट आया पता ही नहीं चला। पापा, जब आप मार्केट गए थे उस वक्त बुआ जी आई थी। थोड़ी देर बैठी, फिर आपके लिए यह लिफाफा देकर चली गईं। बाजार से आते ही अंतरा ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। ठीक है बेटा। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटी सी चिट और करीने से तह किया हुआ एक पन्ना रखा था। चिट पर लिखा था, माँ के जाने के सालों बाद आज उनकी पुरानी संदूक खोली तो यह खत उसमें मिला। तुम्हारे नाम का है, सो तुम्हें देने आई थी। बहन की लिखावट थी। सालों पहले मुझे यह खत किसने लिखा होगा, यह सोचते हुए कांपते हाथों से मैंने खत पढ़ना शुरू किया। प्रिय अंश, वैसे तो तुमने मुझे कई बार मारा है, पर मैं हमेशा यह सोचकर सब सहती चली गई कि जैसे भी हो तुम मेरे तो हो, पर कल जब तुम्हारे इतने सारे नाजायज संबंधों का पता चला तो मेरे धैर्य का बाँध टूट गया। हर रात तुम मेरे शरीर से खेलते रहे, हर दिन मुझ पर हाथ उठाते रहे, लेकिन मन में एक संतोष था कि इस दुख भरी जिंदगी में भी एक रिश्ता तो कम से कम मेरे पास है। लेकिन जब पता चला कि यह रिश्ता ना होकर एक कलंक है, तो इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। सोचती थी कभी तो तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा लूंगी, लेकिन अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। मायके में भी तो कोई नहीं है जिसे मेरे जीने मरने से कोई सरोकार हो। मैं अपनी व्यथा ना ही किसी से बांट सकती हूँ और ना ही उसे सह पा रही हूँ। तुम ही बताओ फिर कैसे जीऊं? मेरे बाद मेरे बच्चों की दुर्दशा ना हो, इसलिए अपनी कोख का अंश अपने साथ लिए जा रही हूँ। मासूम संजय को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। खुश रहो तुम। कम से कम संजय को एक बेहतर इंसान बनाना। जाने से पहले एक बात तुमसे जरूर कहना चाहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी चाहत के इंतजार में पल पल मरती तुम्हारी रीमा। पूरा पत्र आंसुओं से गीला हो चुका था। जी चाह रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ूं। ओह
रीमा, माफ कर दे मुझे, मैं इंसान कहलाने के काबिल नहीं, तेरे प्यार के काबिल भला क्या बनूंगा। हे प्रकृति, मेरी रीमा को लौटा दे मुझे। मैं उसके पैर पकड़कर अपने गुनाहों की माफी तो मांग लूं उससे, लेकिन अब पछतावे होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भावनाओं का ज्वारा थमा तो कुछ हल्का महसूस हुआ। शायद माँ को रीमा का यह सुसाइड लेटर मिला हो और मुझे बचाने की खातिर यह पत्र उन्होंने अपने पास छिपा कर रख लिया हो। यह उन्हीं के प्यार का साया तो था कि इतना घिनौना जुर्म करने के बाद भी मैं बच गया। उन्होंने मुझे काल कोठरी की सजा से तो बचा लिया, परंतु मेरे कर्मों की सजा तो नियति से मुझे मिलनी ही थी और वह किसी भी बहाने से मुझे मिलकर रही। पर अब सब कुछ भुलाकर रीमा की वही पंक्ति मेरे मन में बार बार आ रही थी। कम से कम संजय को एक बेहतर इंसान बनाना। अंतरा के मायके में भी तो उसकी बुजुर्ग माँ के अलावा कोई नहीं है। हो सकता है इसलिए वह भी रीमा की तरह मजबूर हो, पर अब मैं मजबूर नहीं बनूंगा। कुछ सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ, अंतरा को आवाज दी। जी पापा, कहते हुए अंतरा मेरे सामने मौजूद थी। कुछ देर तक मैं उसे सब कुछ समझाता रहा और वह आंखें फड़फड़ाकर मुझे हैरत से देखती रही। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संजय का पिता होने के बावजूद मैं उसका दर्द कैसे महसूस कर रहा हूँ। यह उससे यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मैं यह क्या और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वह मासूम तो मेरी हकीकत से हमेशा अनजान थी। पास के पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने अपनी बहू पर हो रहे अत्याचार की धारा के अंतर्गत बेटे संजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे कहने पर अंतरा ने अपने शरीर पर जख्मों के निशान उन्हें दिखाए, जिससे केस पुख्ता हो गया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमने अपना काम कर दिया था। आगे का काम पुलिस करेगी। संजय को सही राह पर लाने का एक ही तरीका मुझे कारगर लगा, क्योंकि सिर्फ मेरे समझाने भर से बात उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। पुलिस कानून और सजा का खौफ भी अब उसे सही रास्ते पर ला सकता है। रीमा के चिट्ठी में कहे शब्दों के अनुसार मैं उसे रिश्तों की इज्जत करना सिखाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, ताकि फिर कोई रीमा किसी अंश के अत्याचारों से त्रस्त होकर आत्महत्या करने को मौजूद ना हो। ऑटो में वापसी के समय अंतरा के सिर पर मैंने स्नेह से हाथ फेरा। उसकी आंखों में खौफ की जगह अब सुकून नजर आ रहा था। यह देख मैंने राहत की सांस ली।